अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर स्मेल अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इस शो में हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपकी ब्यूटी की और आपकी ओवरऑल वेलनेस की। और इस वीक यानी आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी पर जो कि बहुत ज़्यादा मोहलिक और जानलेवा साबित होती है। बहुत सारे लोग जो इसको सही तरह से डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, इस बीमारी के बारे में जान नहीं पाते हैं टाइम पर, वो लोग जान की बाजी हार जाते हैं। और ये लफ्ज़ यानी टीबी का वर्ड सुनने के बाद बहुत ज़्यादा लोग खौफज़दा हो जाते हैं। WHO के मुताबिक रोज़ाना दुनिया भर में तकरीबन 4000 अफराद टीबी के बायस जान की बाजी हार जाते हैं और 30,000 से ज़ायद नए मरीज़ जो है वो सामने आते हैं। यानी रोज़ाना इतने ज़्यादा लोग 30,000 से ज़ायद लोग इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इसका शुमार जो है पाकिस्तान का शुमार उन 5 ममालिक में है जहाँ पर टीबी सबसे ज़्यादा केसेस उसके पाए जाते हैं और सालाना तकरीबन 6 लाख से ज़ायद नए मरीज़ रजिस्टर होते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि इतने ज़्यादा लोग जो है नए लोग जो है वो इस बीमारी में यानी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा जानें जा रही हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है, इसके बारे में जानेंगे। इसके ट्रीटमेंट के प्लान के बारे में भी बात करेंगे कि ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन क्या इतना ज़्यादा लंबा होता है कि लोग थक जाते हैं, हार मान जाते हैं, या फिर अवेयरनेस की कमी है। वजह क्या है कि इतने ज़्यादा लोग जो है वो जान की बाजी इसकी वजह से हार रहे हैं। इसके अलावा इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं अगर प्रॉपर्ली और टाइमली इसको ट्रीट नहीं किया जाए, तो बॉडी के और कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो जो इसकी वजह से अफेक्टेड हो सकते हैं और वो डैमेज भी हो सकते हैं। बहुत सारे केसेस में यानी फीमेल्स की बहुत सारे कैंसर्स में जब हिस्ट्री ली जाती है तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री रही है टीबी की। इस चीज़ को यानी ये भी वजह हो सकती है बहुत सारे कैंसर्स के पीछे। हम जानेंगे कि ये बीमारी होती किस तरह से है और इसके ट्रीटमेंट को यानी ट्रीटमेंट का प्लान क्या होता है, डायग्नोसिस क्या हो सकती है और इसके साथ साथ बच्चों में, बूढ़ों में इसको किस तरह से एहतियात की जाए कि ये बीमारी कम से कम हो और इस बीमारी को शिकस्त किस तरह से दी जा सकती है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है जो कि बहुत ज़्यादा काबिल डॉक्टर हैं, चेस्ट कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर नसीर अहमद शारिब। सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद कराची में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ना सिर्फ उन लोगों की ट्रीटमेंट बल्कि अवेयरनेस में भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा वो सिंध में डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, यानी मास्टर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती हैं और लोगों को अवेयर किया जाता है और डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है, या समझ सकते हैं हम ये कि वर्कशॉप्स के ज़रिए उनकी अवेयरनेस में इजाफ़ा किया जाता है। तो आज हमारे साथ अवेयरनेस के इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसीर अहमद शारिब। तो आइए मिलते हैं अपने गेस्ट से और जानते हैं कि इस बीमारी को शिकस्त किस तरह से दी जाए। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। कैसी डॉक्टर सुमेरा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। और बहुत अच्छा लगता है जब आप टाइम निकालते हैं प्रोग्राम के लिए और बहुत सारी अवेयरनेस लेकर जाते हैं। हमारी देखने वाली जितनी आवाम है यकीनन उनको बहुत फ़ायदा होता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं टीबी पर, तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये बेसिकली क्या है, ये बीमारी कैसे होती है और यानी हेल्थी किस तरह से है, होती किस तरह से है, इसके बारे में जानना चाहिए। जी, बहुत अच्छा बेसिक क्वेश्चन है आपका। अच्छा डॉक्टर सुमेरा, ऐसा है कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी या जिसे हम आम लैंग्वेज में तपेदिक कहते हैं, ये ख़ास किस्म का जरासीम होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसको मेडिकली कहते हैं। जो मोस्टली ये लंग्स को जो है वो इन्फेक्ट करता है। बॉडी का कोई भी हिस्सा, ऑर्गन जो है इसको ये मुतासिर कर सकता है, लेकिन 90% इसका इन्फेक्शन जो होता है वो लंग्स में होता है। और एक शख्स से दूसरे शख्स में ये बातचीत करने से, छींकने से, खांसी करने से या सिंगिंग करने से, हवा के ज़रिए ये एक ड्रॉपलेट, एयर बोर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है और एक शख्स से दूसरे शख्स में जो उसके नियर बाय या उस विसिनिटी में होगा तो ये ट्रांसफ़र होता है। ओके, जस्ट लाइक कोरोना के आप उस वक्त मास्क लगा रहे होते थे ताकि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जो इन्फेक्टेड यानी सलाइवा है वो किसी को, या उसके ड्रॉपलेट्स जो हैं वो किसी और को इफेक्ट ना करें, जस्ट लाइक दैट। जी जी बिल्कुल वैसा ही इसकी ट्रांसमिशन वैसी ही होती है कि जो हमारे ओरल कैविटी के अंदर जो हमारा लुआब या सलाइवा होता है, जब एक्सहेल करते हैं तो वो जो एयर जो लंग्स से बाहर आती है वो उस लुआब के साथ मिलके एक बिल्कुल माइन्यूट एक नन्हे ज़र्रात की शक्ल में जो है वो ड्रॉपलेट जो है बाहर पेशेंट एक्सपेक्टोरेट करता है, जो कि फिर एक से दूसरे में ये मुंतकिल होते हैं। ओके,
अच्छा, अगर हम बात करें कि इसके जो बिल्कुल स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स होते हैं, कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं, वो क्या होते हैं? देखिए, आम तौर पे अगर हम स्पेशली जैसे हमारा आज का मौजू है वो टीबी तो है, लेकिन हम पल्मोनरी टीबी या फेफड़ों की टीबी के हवाले से बात करेंगे। जी। तो इसमें ज़्यादातर मरीज़ को खांसी होती है, और एक ओके। ऐसी खांसी जिसमें बलगम का अखराज हो, यानी प्रोडक्टिव कफ हो, और ओके। बलगम के साथ बाज़ औक़ात ब्लड स्टेन यानी खून के ज़र्रात भी लगे हों, तो टीबी का शुबा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके ओके। अलावा मरीज़ को अक्सर बुखार रहता है, ख़ास तौर पे शाम या रात के वक्त मरीज़ को बुखार होता है, ओके। पसीने आते हैं, मरीज़ को ओके। भूख नहीं लगती और उसका वज़न गिर रहा होता है। तो ये ओके। फेफड़ों की टीबी की आम अलामात हैं। लेकिन ओके। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी फेफड़ों से हट के जिस्म के दिमाग की टीबी है, या आंतों का इन्फेक्शन है, या दिल में, जिगर में, किसी भी हिस्से को ये मुतासिर करेगी, फिर उसके साइन एंड सिम्पटम या प्रेजेंटेशन जो है वो अलग होगी उसके हवाले से। बट ओके। इन जनरल ये होगा कि पेशेंट को कफ होती है, ठीक है, स्पूटम होता है, और बाज़ औक़ात उसमें ब्लड आता है, वज़न गिरता है और भूख नहीं लगती। अच्छा, एक चीज़ हम देखते हैं बहुत कॉमनली कि बच्चों को या बड़ों को काफ़ी अरसे तक खांसी रहती है। तो ये जो लंबे अरसे तक खांसी रहती है और इसको ट्रीट ना करना या इसको सही तरह से ट्रीट ना करना, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कर लेते हैं कि एक कफ सिरप मंगवाकर खुद ही ओवर द काउंटर जाकर लेकर मेडिसिन और इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। फिर वो कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो जाती है, फिर दोबारा से खांसी शुरू हो जाती है। तो क्या ये भी वजह बन सकती है टीबी को यानी बढ़ाने में? नहीं, ये बहुत बड़ी वजह होती है। देखिए, पहली बात ये है कि हम किसी भी पेशेंट में टीबी का शक या प्रिज्यूम कब करेंगे कि इसको टीबी हो सकती है। तो हर वो शख्स जिसको खांसी कम से कम 2 हफ्ते या इससे ज़ायद दौरानिए की कफ हो, या अगर इससे कम दौरानिए की भी कफ है, देखिए अगर उसको ब्लड भी अखराज करता हो खांसी के साथ, ओके। उसका वज़न गिर रहा हो, या उसको पहले कभी टीबी रह चुकी हो, या उसके घर में किसी को टीबी रही हो, या कोई टीबी का मरीज़ मौजूद हो, तो ओके। हम उसमें प्रिज्यूम करते हैं यानी कि इसको टीबी का इम्कान हो सकता है। लेकिन जो रही आपकी बात कि हमारी सोसाइटी में ये बहुत आम एक रवाज है कि किसी को खांसी होगी तो वो डॉक्टर के पास कम जाएगा, ओवर द काउंटर जाके कफ सिरप लेके अपनी कफ को सप्रेस करने की कोशिश करता है। जबकि मेडिकली हम ये कहते हैं कि सांस की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कफ प्रीडोमिनेंटली होती है, लाइक एस्थमा के पेशेंट हैं, इसी तरह COPD के पेशेंट्स हैं, टीबी के पेशेंट्स हैं। तो हमारी मेडिकली हम रिकमेंडेशन ही नहीं है, कफ सिरप कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी हमें कफ सिरप देना ही नहीं है अनटिल अनलेस के बहुत डिस्ट्रेसिंग कफ हो, वो भी शॉर्टर पीरियड के लिए। अदरवाइज रिकमेंडेशन इसलिए नहीं है कि वो कफ सिरप क्या करेगा कि उसकी खांसी को सप्रेस कर देगा, दबा देगा, और पेशेंट ये समझेगा कि मैं तो ठीक हो गया, तो अंडरलाइंग जो डिजीज़ है वो डायग्नोज भी नहीं होगी, मास्क हो जाएगी, ठीक है। तो पेशेंट अपनी अगर उसको ट्यूबरक्लोसिस है और वो अनट्रीटेड है और कफ को इसी तरह सप्रेस करता है, और उसको फ्रिक्वेंटली रिपीटेडली कफ तो होती रहेगी बाद में भी, क्योंकि इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हुआ, बल्कि वो और जरासीम जो मल्टीप्लाई होके ज़्यादा शिद्दत के साथ जो है वो इन्फेक्शन करेगा, जब तक उसकी कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा आएंगी। तो उस पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन तो खैर आएंगी ही, लेकिन वो अपने माहौल में, अपनी सराउंडिंग में दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट करता रहेगा। तो तहकीक से ये बात साबित है कि एक वो पेशेंट जिसके अगर स्पूटम में जरासीम टीबी का मौजूद है, तो वो 1 साल में अगर वो अनट्रीटेड रहता है या अनडायग्नोज रहता है, तो वो कम से कम 10 से 12 लोगों में ये इन्फेक्शन स्प्रेड करने का बाइस बनता है। और फिर ये देखिए कि उन 10-12 में से अगर 6 लोग भी अनडायग्नोज रहेंगे और इसी तरह वो स्प्रेड करते रहेंगे, तो ये बिल्कुल एक मल्टीप्लाई होता होगा, एक बिल्कुल एक बड़ा बहुत ही डेंजरस जो है कॉन्सिक्वेंसेस इसके होंगे। ओके। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि ये जो इसके सिम्टम्स हैं, और यानी सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, कितने अरसे तक अगर आप सिम्टम्स इग्नोर करते रहते हैं तो फिर जो है श्योरिटी होती है कि टीबी हो चुकी है? नहीं, देखिए ये बात नहीं है कि कोई चीज़, कोई और ऐसी बीमारी है कि जिसको अनट्रीटेड रहेगी और वो कॉम्प्लिकेट होकर टीबी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि टीबी का जिनमें माइकोबैक्टीरियम गया है, जो जर्म गया है, वो अगर टाइमली उसकी डायग्नोसिस नहीं होगी तो वो फिर मल्टीप्लाई होगा, बॉडी में डिसेमिनेट होगा, ठीक है, और ऑर्गन को भी फिर वो इफ़ेक्ट करना शुरू कर देगा। ख़ास तौर पे वो पेशेंट जिनका इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है, जैसे कैंसर के मरीज़ हैं, HIV या एड्स के पेशेंट होते हैं, उनकी इम्यूनिटी तो वैसे ही कम है, या क्रोनिक रीनल के, लीवर के डिजीज़ के पेशेंट हैं,
या किसी वजह से कोई भी पेशेंट अगर कोई स्टेरॉइड ले रहा है, ठीक है, या कोई कीमोथेरापी रेडियोथेरापी करा रहा है, तो उसमें, या डायबिटिक पेशेंट है तो उनकी इम्यूनिटी जो है वो कम होती है, तो उनमें फिर अगर गया और उसने नेग्लिजेंसी शो की तो फिर बहुत रैपिडली ये मल्टीप्लाई होगा और बॉडी में डिसेमिनेट होके जो एक बहुत फर्मिनेंट फॉर्म ऑफ टीबी है उसमें फिर ये प्रेजेंट करता है उस तरह। ओके अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, अगर हम इसको यानी इग्नोर कर देते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस उस पेशेंट को आ सकती हैं जो उस टाइम पर इग्नोर कर रहा होता है? देखिए जनरली देखें, अगर किसी भी पेशेंट में या इंडिविजुअल ने अगर टीबी के जरासीम को इनहेल किया है तो 25 to 30% पेशेंट्स के अंदर कुछ नहीं होता। अच्छा। यानी हर बैक्टीरिया अंदर जाने के बाद इन्फेक्शन या डिजीज़ पर जो है डेवलप नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लंग्स के अंदर ऐसा एक इम्यूनिटी का सिस्टम बनाया है जो कि उसको वहीं टैकल कर लेता है और पेशेंट को बाज़ औक़ात पता भी नहीं चलता, चंद दिन के लिए थोड़ा फीवर हुआ, कफ हुई और वो ठीक हो जाता है, बिल्कुल 100% क्योर हो जाते हैं, 25 to 30% है। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर किसी की इम्यूनिटी किसी वजह से भी डिक्लाइन हो गई है, ठीक है, या वो अपने सिम्टम्स को इग्नोर करता है, तो फिर ये जर्म जो है मल्टीप्लाई होते रहेंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और लंग्स के अंदर भी, जैसे कि आपने कॉम्प्लिकेशन की बात की है, तो लंग्स में एब्सेस जो पस फॉर्मेशन है वो चीज़ उसको हो सकती है, फेफड़ों की झिल्ली में पानी पड़ सकता है जिसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। तो इसी तरह बहुत सारी सिस्ट बन जाएंगी लंग्स के अंदर, ठीक है, ब्रोंकेक्टेसिस है, ठीक है, रिपीटेडली इसमें फिर RTIs होते रहते हैं पेशेंट को, तो ये चीज़ होगी। लंग का कोई सेगमेंट या लोब जो है वो कोलैप्स हो सकता है। जी हाँ, और वहाँ से अगर जो जर्म इसका डिसेमिनेट होता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम के या लिम्फेटिक्स के और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को फिर वो इन्वॉल्व करेगा, लाइक वो कहीं ब्रेन की टीबी कर सकता है जिसको टीबी मेनिंजाइटिस कहते हैं और बहुत ही डेंजरस फर्मिनेंट फॉर्म होती है टीबी की। इसी तरह बहुत लोगों की जान जाती है। जी बिल्कुल जाती है। एब्डोमिनल टीबी या इंटेस्टिनल टीबी हो सकती है। इसी तरह पेरिकार्डियल है जो हार्ट की झिल्ली है। गर्ज ये कि हमारी जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है कि जिसको टीबी का जरासीम इन्फेक्ट ना कर सकता हो। इवन कि स्किन की टीबी भी होती है और स्पेशली ख़वातीन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तौलीदी अज़ा की टीबी है। और जब हमारे यहाँ जो इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा बाइस होता है ख़वातीन के अंदर, टीबी का इन्फेक्शन होता है फैलोपियन ट्यूब का, यूट्रस का, तो ये चीज़ है। तो ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की यानी कंडीशन हो सकती है कि अगर आप इग्नोर कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो अगर दूसरी बॉडी के पार्ट को वो करेगा, टारगेट करेगा, तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा डॉक्टर, जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि यानी सलाइवा के ज़रिए और यानी स्प्यूटम और इस तरह के ज़रिए दूसरे लोग भी इफ़ेक्ट होते हैं, तो अब जो खाने पीने की अशिया है यानी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, लाइक कपड़े हैं, बर्तन हैं, तो इस तरह के इस्तेमाल की चीज़ों को भी अलग कर देना चाहिए, ये भी अफेक्ट कर सकते हैं या फिर उसके लिए क्या ये बहुत अच्छी बात की। देखिए हमारी सोसाइटी में ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है, बहुत खौफ की अलामत है टीबी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह टीबी जो है वो हर मरहले में, हर स्टेज पे एक काबिल इलाज और डिज़ीज़ है जिससे बआसानी हम अपना बचाव भी कर सकते हैं और इसका इलाज भी मुमकिन होता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में शुरू से एक मिथ पाई जाती है कि जिसको टीबी हो गई, इस पे पेशेंट को जो है वो क्वारंटाइन आइसोलेट कर दें, खाने पीने की अशिया अलग कर दी जाती हैं, इसी तरह कॉमन यूजेस की चीज़ें जैसे टॉवल्स वगैरह वो अलग हैं। तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल खाने पीने को अलग, बर्तन को ना अलग करेंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल ये शेयरिंग होगी जैसा कि आम लोग करते हैं। सिर्फ इब्तदाई चंद हफ्तों का ये हम परहेज़ ज़रूर बताते हैं जो कि पेशेंट के एज पे होता है कि वो हर जगह पे कफिंग ना करे। अगर उसे कफ आती है तो वो टिश्यू पेपर का यूज़ करे, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन ऐसी हो कि किसी के फेस टू फेस कफ ना हो, ठीक है, थोड़ा सा साइड। जी जो हमारे यहाँ ऐसा बहुत देखा गया, कफ आती है तो दिल खोल के खांसी करते हैं सामने, बल्कि डॉक्टर को तो बताया जाता है, हम इतने हाई रिस्क पे होते हैं डॉक्टर्स कि पेशेंट आके अगर कफ़ नहीं भी आ रही तो वो डेलिबरेटली कफ़ करके बताते हैं कि जी मुझे कफ़ आ रही है, ये चीज़ है। और अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो फिर एल्बो मेथड का होता है कि साइड पे जाके जो है अपनी कफ़ को अपने एल्बो में जो है वो करें, और पब्लिक प्लेसेस पे जाए तो मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये ख़ास तौर पे इब्तदाई 2 हफ्ते जो होते हैं ये उसमें ही हम परहेज़ बताते हैं। इसी तरह स्पूटम जब पेशेंट उसका अखराज करता है तो एक प्रॉपर डस्टबिन रखें जिसमें वो उसको डिस्पोज ऑफ करेगा, अपनी जो भी सेक्रेशन होगा टाइमली वो करेगा, और उसके भर जाने की सूरत में उसको
किसी ऐसी जगह पे जाके वो उसको डिस्पोज ऑफ कर दे कि जहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त कम हो, जला दे या उसको जो है बरी कर दे। तो ये एहतियाती तदाबीर हैं पेशेंट के एज में। ओके, तो नाज़रीन, एहतियातों के बारे में हमने जाना, मज़ीद जानेंगे ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइएगा। देखते हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग हेल्थ की बात वीनस के साथ। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नसीर अहमद शारिफ, जो कि हमें बता रहे थे कि टीबी की क्या क्या यानी एहतियातें होनी चाहिए और कौन कौन सी रीजंस हो सकती हैं। अब हम जानेंगे कि इसकी जो है डायग्नोसिस किस तरह से कर सकते हैं। सो डॉक्टर, इसकी डायग्नोसिस किस तरह की जाती है? देखिए, टीबी में जैसा कि हमने पहले ये चीज़ डिस्कस की कि अगर प्रिजम्पटिव टीबी के यानी हमें कब मरीज़ पे शक करना चाहिए कि इसको टीबी हो सकती है, जो हमने पहले कुछ सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किए कि खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा दौरानिए की अगर होगी या उसको फीवर रहेगा, वेट कम होगा, तो बहुत ही सिंपल तरीके से डायग्नोसिस हो जाती है कि उसकी फ़ौरी तौर पे ये चाहिए कि करीबी जो भी मरकज़ सेहत है वहाँ पे जाए, सरकारी हॉस्पिटल में या किसी डिस्पेंसरी में, जहाँ पे चेस्ट का, सीने का एक्सरे एडवाइस किया जाता है और उसको बलगम स्पूटम एनालिसिस या माइक्रोस्कोपी कराई जाती है, जिस पे बआसानी टीबी जो है वो डायग्नोज हो जाती है। और उसके बाद उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है, जो कम से कम 6 महीने का होता है। तो 6 मंथ जो है वो उसको रेगुलर मेडिसिन लेनी होती है, जो 2 मराहिल पे, 2 फेजेस पे मुहित होती है। पहला मरहला 2 महीने तक का होता है, जिसमें जो अद्वियात दी जाती हैं वो ज़्यादा तेज़ असर रखती हैं, जो कि फ़ौरी तौर पे टीबी के जरासीम पे काबू पा लेती हैं। 2 महीने के बाद जो है फिर उसका दवाओं को तब्दील किया जाता है, लेकिन 6 महीने तक उसको मिनिमम ड्यूरेशन को पूरा करना होता है। रोज़ाना दवा खानी है, बिल्कुल बिला नागत, और नाश्ते से 30 से 45 मिनट पहले। ओके, अच्छा, आपने जिक्र किया कि सरकारी इदारे में, तो इसकी क्या वजह है? जी, उसकी वजह ये कि सरकारी इदारे में हमारा जो नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है विद कोलैबोरेशन ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, वो कंडक्ट किया जाता है, वो रन होता है, जिसको डॉट्स स्ट्रेटजी होती है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जो एक पूरा एक वर्ल्ड वाइड यूनिफॉर्म प्रोग्राम होता है, जहाँ पे पेशेंट की डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। ओके, तो ये आवाम के लिए बहुत ही यानी इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही आसानी की बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट और पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके ट्रीटमेंट की जा रही है। फिर वहाँ पे ना सिर्फ जो तशखीस की और इलाज की फ्री ऑफ कॉस्ट सहूलत मौजूद है, बल्कि वहाँ पे जो डॉक्टर है वो कंसर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है चेस्ट का और टीबी का, जो कि बिल्कुल प्रोटोकॉल के मुताबिक डायग्नोसिस करेगा, मर्ज़ को समझता है वो, और उसको वज़न के मुताबिक कितनी अद्वियात देना है। और अगर जैसा कि फेफड़ों की टीबी है तो 6 मंथ है, और बाज़ औक़ात फेफड़ों की टीबी के लिए एक्स्ट्रा पल्मोनी टीबी होती है, जैसे दिमाग की कहा, जोड़ और हड्डियों की टीबी, तो इनमें इनका दौरानिया बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका तयन वो करता है। ओके, अच्छा, आपने बताया कि इसकी जो ट्रीटमेंट है और यानी इसका जो प्रॉपर प्रोटोकॉल, सारी चीज़ों को फॉलो करने के साथ साथ जो ट्रीटमेंट की जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। जी बिल्कुल। फिर क्यों लोग जो है वो इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली नहीं करवाते और बीच में फिर क्यों छोड़ देते हैं? देखिए, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? जी, देखिए, इसके 2-3 वजूहात हैं। पहली ये है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है पेशेंट का, उसे खांसी होती है, जैसे कि हमने शुरू इब्तिदा में जिक्र इसका हम डिस्कस किया कि उसको खांसी होगी, वो उसको हल्का फुल्का लेगा, अपने जनरल अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं उनके पास चला जाएगा, हकीम के पास जाएगा, ओवर द काउंटर जो है कफ सिरप लेके उसको ट्रीट करता रहता है। या अगर वो डायग्नोज टीबी हो भी जाती है तो जैसे ही वो अद्वियात शुरू करता है तो वो ठीक होने लगता है, उसके सिम्टम्स वो 1 और 2 मंथ के अंदर कंट्रोल हो जाते हैं, तो वो समझता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, अब क्या तो ज़रूरत है अब जी बिल्कुल है, तो वो दवा को फिर छोड़ देता है। हालांकि इसकी काउंसलिंग की जाती है, लेकिन जिसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है और आवाम में शऊर या आगाही बेदार करने की ज़रूरत है, बिल्कुल सोसाइटी की सतह पे, स्कूल और कॉलेजेस में, ताकि अवेयरनेस दी जाए कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो इसके ट्रीटमेंट को मुकम्मल करना ही अपने आप को और अपनी सोसाइटी को इस मुज़ी मर्ज़ से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक उर्दू और इंग्लिश की बहुत मशहूर ज़रबुल मिसल है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
एहतियाती इलाज परहेज़ से बेहतर है। इलाज से बेहतर है। लेकिन टीबी में हम बिल्कुल इसके माकूस बात करते हैं कि हम यहाँ कहते हैं क्योर इज़ बेटर देन प्रिवेंशन। तो टीबी के ओके। इन्फेक्शन को अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हमें केसेस को डायग्नोज करना है, पिक द केसेस एंड देन ट्रीट द पेशेंट। उसको ट्रीट करेंगे तो हम खुद भी ट्रीट हो रहे हैं और अपनी सोसाइटी को भी बचाएंगे। ओके। अच्छा, जिस तरह से हमने भी जिक्र किया कि कुछ लोग जो है वो बीच में यानी 2 मंथ्स के ड्यूरेशन के बाद ही छोड़ देते हैं, फिर वो किस रिस्क पर होते हैं, यानी कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके? बहुत ज़्यादा इसके कंसिक्वेंसेस हैं। पहला कंसिक्वेंस तो यही हुआ कि वो ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल नहीं होगी, वो इसके ओके। बॉडी में जो डैमेज का जो प्रोसेस है उसका वो तो जारी रहेगा। पहले ओके। सिंपल एक इन्फेक्शन था, एक कह लीजिए कि एक छोटा-सा ज़ख्म था फेफड़े में किसी भी हिस्से में, ठीक है? अब वो कॉम्प्लिकेट होके वहाँ एब्सेस बन जाएगा, वहाँ कैविटी बन जाएगी, वो रप्चर होगी तो उसकी जो फेफड़ों की झिल्ली है वहाँ हवा भर जाएगी, पानी आ सकता है, वहाँ से इन्फेक्शन निकल के जिस्म के दूसरे हिस्सों में जाके उसको पेचीदा बना सकता है। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ-साथ वो जो जरासीम है टीबी का वो अपने आप को पुख्ता कर लेता है और उन दवाओं को अंडरस्टैंड कर लेता है जो कि उसको जो किल उसके करने के लिए या ट्रीट करने के लिए दी जाती थी। तो फिर वो अपने अंदर मुज़ाहिमत पैदा कर लेगा उन अद्वियात के ख़िलाफ़। तो अब वो अद्वियात अगर पेशेंट लेगा दोबारा तो उनमें वो वो तो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। वो आपने कहा ना कि वो अपने आप को पुख्ता कर चुका है, जी। तो वो मुज़ाहिमत पैदा करेगा, रेजिस्टेंस करेगा और उससे कोई अफाका नहीं होगा। बल्कि टीबी की एक बहुत ही ख़तरनाक और पेचीदा शक्ल होती है जिसको हम MDR टीबी या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कहते हैं और ओके। उर्दू में इसे कसीरुल अद्विया मुज़ाहिमती टीबी कहते हैं। वो उसमें मुब्तला हो जाएगा। ओके। और हमारे यहाँ न्यू केसेस जो टीबी में पहली दफ़ा भी बात डायग्नोज होते हैं तो 4.1% का रिस्क होता है MDR टीबी का, और जिनको पहले हो चुकी होती है या इलाज को अधूरा छोड़ देते हैं तो उनमें ये तकरीबन 18 to 19% रिस्क होता है MDR टीबी का। तो फिर इसको ट्रीट करना मुमकिन है? MDR टीबी का देखिए कि एक तो ट्रीटमेंट का जो दौरानिया है वो काफ़ी तवील होता है। लाइक कितना? वो 1 साल से ज़ायद दौरानिया होगा, 1.5 साल का, 2 साल का, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ओके। देखिए ये ध्यान में रखिए कम से कम 1.5 से 2 साल का दौरानिया है। उसमें अद्वियात दी जाती हैं, उनकी मिकदार भी ज़्यादा होती है जो कि आम कन्वेंशनल ड्रग सेंसिटिव टीबी में दी जाती हैं। इसमें थोड़ी मिकदार में दवाइयाँ होती हैं और वो उनके मुज़र असरात भी ना होने के बराबर होते हैं। तो इन अद्वियात की तादाद भी बहुत ज़्यादा होगी और लंबे पीरियड तक ये दी जाएंगी तो इनके मुज़र असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर इनके जो नताइज आते हैं ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट जो होगा वो भी फिर इतना हौसला अफजा नहीं होता जितना कि एक आम ड्रग सेंसिटिव टीबी के इलाज में होता है। तो ये बेहतर है नाज़रीन के इतना कॉम्प्लेक्स होने से पहले ही मर्ज़ को यानी प्रॉपर्ली ट्रीट कर लिया जाए। जब पहली दफ़ा डायग्नोज हो जाए तो 6 मंथ का कोर्स कंप्लीट कर लिया जाए ताकि इस तरह की परेशानी से बच सकें। अच्छा डॉक्टर, बच्चों में जो टीबी होती है वो कितना ज़्यादा महलिक होती है, उसको किस तरह से डायग्नोज करते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए बच्चों में एक तो जनरल सिम्टम्स वही हैं जो आम टीबी में हैं कि बच्चे को भूख नहीं लगेगी, बच्चा कमज़ोर होगा, उसकी नशोनुमा स्टंट हो जाएगी, उसकी जब ग्रोथ स्टंट होती है यानी वो अपनी उम्र के हिसाब से एक तो वीक भी होगा, उसकी इतनी नशोनुमा नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा जो है कफ पेशेंट बच्चा कफ हो, चेस्टी बच्चा होगा, उसका रिपीटेडली चेस्ट ख़राब होगा बहुत ज़्यादा। और चेस्ट के अलावा अगर पेट की टीबी है तो बच्चे को अक्सर पेट में दर्द रहेगा, बच्चे को डायरिया हो सकता है। तो इस तरह अब बच्चों में डायग्नोसिस करने का जो चेस्ट स्पेशलिस्ट से ज़्यादा जो है वो एक पीडियाट्रिशियन का माहिर अमराज़ अतफ़ाल जो डॉक्टर हैं वो उसका किरदार होता है। तो वो जब सस्पेक्ट करेगा कि इसको टीबी है तो फिर उसकी डायग्नोसिस जो है वो पीडियाट्रिक प्रोटोकॉल होता है कि अगर बच्चा डायरेक्टली स्पूटम एक्सपेक्टोरेट कर सकता है तो वही चेस्ट एक्सरे कराएंगे और स्पूटम का मुआयना होगा टीबी के जरासीम के लिए और वो उस पर डायग्नोसिस हो जाता है। लेकिन चूँकि बच्चे अपना स्पूटम प्रॉपरली एक्सपेक्टोरेट नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे वो बच्चा जो अंडर 5 ईयर का है, ठीक है, तो इनमें डायग्नोस करना जो है वो तो मुश्किल मरहला होता है कि अगर मैदे में नलकी डाल के गैस्ट्रिक लवाज यानी मैदे के पानी जो है वो मुआयने के लिए या उसका पखाना स्टूल लिया जाता है। लेकिन इस मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने अपना एक स्पेशल PPA स्कोरिंग सिस्टम या स्कोरिंग चार्ट होता है जिसमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं और उनके नंबर्स होते हैं। लाइक के बच्चे को जो बचपन में वैक्सीन लगाई जाती है टीबी से बचाव की, नौज़ायदा बच्चों में BCG की वैक्सीन आया कि वो लगी हुई है या नहीं,
या बच्चे के घर में किसी को टीबी रही है, या उस वक्त बच्चे का टीबी के पेशेंट से घर में किसी से कांटेक्ट है या नहीं है, या बच्चे का जो पीसीएम है, प्रोटीन कैलोरिक मेल न्यूट्रिशन का जो स्टेटस है, पीसीएम 3 के बच्चे जो हैं वो बच्चे हों, या बच्चों को हुपिंग कफ रही हो रिसेंटली पास्ट में, या उसको मीज़ल्स या खसरा हुआ हो, तो मुख्तलिफ ये पैरामीटर्स हैं, इनको फिर नंबर्स दिए जाते हैं। अगर इनका टोटल 7 और मोर देन 7 हो तो फिर पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर जो है हम सस्पेक्ट करते हैं कि टीबी इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन दैट चाइल्ड। ओके। तो फिर इसकी बेस पे उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। इनका भी ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन सेम होता है? बिल्कुल, ड्यूरेशन वही सेम है, 6 मंथ तक ट्रीटमेंट अनइंटरप्टेड जो है बच्चों को वो दी जाएगी। ओके। अच्छा, इससे कोई बच्चों को यानी साइड इफेक्ट्स तो नहीं आते? मींस कि ऐसा कुछ तो नहीं होता कि इसकी वजह से ट्रीटमेंट रोक दिया जाए? देखिए, कॉमनली और बिलामूम ऐसा होता है कि टीबी की जो अद्वियात है ड्रग सेंसिटिव टीबी की, वो बहुत वेल टॉलरेटेड होते हैं और उनके कोई इतने सिग्निफिकेंट एडवर्स इफ़ेक्ट्स नहीं होते कि ट्रीटमेंट रोकना पड़े। ट्रीटमेंट रोकना पड़े। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो कि किसी भी आम दवा के साथ भी, जैसे बाद में बहुत डेंजरस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, इवन कि वो पैरासीटामोल से भी आ सकते हैं, किसी को उसको डिस्प्रिन से भी आ सकते हैं, तो वो इन अद्वियात से आ सकते हैं। जाके वो जैसे जिगर जो है वो इसको हिट करती हैं, बाद हेपेटाइटिस हो सकता है, गुर्दों पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं, तो जब गुर्दों में बहुत इफ़ेक्ट कुछ करें। लेकिन मैंने कहा कि कॉमनली ऐसा नहीं होता, रेयर केसेस बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि गुर्दों को इतना हिट किया दवा ने या जिगर को इतना हिट कर दिया कि हमें फिर दवा कुछ वक्त के लिए जो होता है टेम्परेरी उसको रोकना पड़ता है। ओके। अच्छा, इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें किस तरह उनमें ये रिस्क कितना होता है और उनके ट्रीटमेंट का क्या है? तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वही है, अद्वियात भी वही है जो कि आम लोगों को जो दी जाएंगी, टीबी के पेशेंट को जो हम प्रेस्क्राइब करते हैं, तो इनकी प्रेगनेंसी पे भी कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट इन अद्वियात का नहीं होता। तो वो ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं और उनको टीबी है, तो उनको एडवाइस मेरी इस फोरम से यही है कि वो रेगुलर डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक अपना ट्रीटमेंट को जारी रखें और जहन में ये बात बिल्कुल पुख्ता कर लें कि उसके बच्चे का या प्रेगनेंसी का जो अच्छा आउटकम है, यानी बच्चे की नॉर्मल और एक हेल्थी डिलीवरी जो है तभी मुमकिन होगी अगर माँ सेहतयाब होगी, और माँ तब सेहतयाब होगी जब वो अपने इन्फेक्शन को, टीबी को मुसलसल दवाओं के, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उतनी लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के ही वो इस चीज़ को, इस गोल को अचीव कर सकती है। ओके। अच्छा, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं और मदर को अगर टीबी है, वो ट्रीटमेंट के दौरान ही क्या वो करवा सकती है फीड बच्चों को, या फिर उसके लिए कोई और प्रोटोकॉल? देखिए, अगर मदर जैसे कहा कि हामला है और न्यू बॉर्न बेबी डिलीवर होता है, तो बल्कि न सिर्फ हम इनके लिए बच्चे न्यू बॉर्न की बात करते हैं कि अब तो WHO का और हमारी नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का ये पॉलिसी को अडॉप्ट किया है कि किसी भी घर में जब किसी पेशेंट को टीबी डायग्नोज होगी किसी फ़र्द में, तो उस पूरे घर को इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन, तो सबको जो है स्क्रीन आउट किया जाता है टीबी के लिए। और अगर किसी में, क्योंकि बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और कुछ में उनमें सिम्टम नहीं होते, और बाज़ में इतने लाइट सिम्टम्स होते हैं कि वो समझते ही नहीं है कि मुझे टीबी है। ठीक है, तो उन तमाम को स्क्रीन किया जाता है प्रॉपर तरीके से, और जब ये यकीन हो जाता है कि उनको टीबी नहीं है, तो फिर भी हम टीबी से बचाव की उनको अद्वियात अब दी जाती हैं। यानी टीबी जिसको है वो तो अपना ट्रीटमेंट का 6 मंथ तक ट्रीटमेंट लेगा, लेकिन बाकी अफराद जिनमें टीबी नहीं है, तो उनको टीबी से बचाव के लिए, ताकि उनके घर के उस फ़र्ज से उनमें टीबी मुंतकिल ना हो, तो उनको हफ्ते में 1 बार दवा दी जाती है, जो कि 12 हफ्ते यानी 3 महीने तक उनको हम एडवाइस करते हैं। तो ताकि वैक्सीनेशन होती है? वैक्सीनेशन नहीं होती, खाने की अद्वियात होती हैं, खाने की होती हैं, और हफ्ते में 1 बार। और टीबी के लिए कोई अलग से वैक्सीनेशन होती है? नहीं, वो तो बताता हूँ मैं। देखिए, ये देखें कि उनको हफ्ते में सिर्फ 1 बार हम दवा खिलाते हैं, ठीक है, और वो 12 हफ्ते तक यानी 3 महीने तक लेंगे। और बच्चा है, अगर माँ मदर फीड पे है, तो मदर फीड को हम डिस्करेज नहीं करते, मदर अपना फीडिंग जारी रखेगी उसको, बच्चे को, और बच्चे को टीबी के लिए स्क्रीन कर लेंगे। अगर उसको टीबी है पाई जाती है तो उसका भी ट्रीटमेंट होगा, और अगर बच्चे को टीबी डायग्नोज नहीं होती तो फिर हम उसको एक प्रोफिलैक्सिस, हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर एक दवा होती है आइसोनाइज़िड, वो बच्चे को 6 महीने तक हम एडवाइस करते हैं कि वो बच्चा भी लेगा, ताकि उसमें अगर जरासीम जाए तो वो
कंट्रोल हो जाए। तो नाज़रीन, यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग हेल्थ की बात वीनस के साथ और बात हो रही है टीबी पर। सो डॉक्टर, वैक्सीनेशन पर बात हो रही थी ब्रेक से पहले, तो वैक्सीनेशन के हवाले से आप क्या डिटेल देना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान में हर नौज़ायदा बच्चे को टीबी से बचाव की वैक्सीन बीसीजी वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है। देखा होगा जिसका स्कार बना होता है, अक्सर निशान रहता है, लाइफ लॉन्ग वो स्कार देखते हैं, तो वो बीसीजी का टीबी से बचाव की वैक्सीन का होता है और वो सबको लगाई जाती है, हर नौज़ायदा बच्चे को लगाई जाती है। ओके, अच्छा, क्योंकि वक्त हो चुका है प्रोग्राम की एंडिंग का, और मैं सबसे पहले तो आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने टाइम निकाला और इतनी सारी अवेयरनेस देने की कोशिश की। प्रोग्राम के एंड पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो किसी न किसी तरह से इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, या फिर चांसेस हैं कि उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि टीबी से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काबिल इलाज इन्फेक्शन है, बस शर्त ये है कि इसकी डायग्नोसिस बर वक्त कर ली जाए और इसका इलाज डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक प्रॉपर एक ड्यूरेशन तक तकमील की जाए। तो हमारा 2025 में भी WHO का और नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का स्लोगन भी यही है, यस वी कैन एंड टीबी, जो कि काफ़ी शानदार। उम्मीद है कि हम वाकई में इस बीमारी से शिकस्त हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच अगेन डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा, और वो तमाम लोग जो इस बीमारी की वजह से परेशान हैं और बहुत ज़्यादा नाउम्मीद होते हैं कि पता नहीं इस बीमारी से जान छूटेगी या फिर जान की बाजी हार जाएंगे, तो जान की बाजी बहुत सारे लोग हार जाते हैं, मगर उस सूरत में जब वो सही तरह से अपनी मेडिकेशंस को कंटिन्यू नहीं करते, प्रॉपरली नहीं लेते और बीच में ट्रीटमेंट का सिलसिला जो है वो तोड़ देते हैं, तो ऐसी सूरत में जान जो है वो ख़तरे में होती है। मगर इस चीज़ यानी इस बीमारी का इलाज मुमकिन है और बहुत सारे लोग इससे शिफायाब भी हो जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर वैक्सीनेशन का ख्याल रखा जाए बच्चों में, और बड़ों में जिनमें ये बीमारी हो चुकी है वो प्रॉपरली अपनी ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन को कंप्लीट करें एंड देन स्क्रीनिंग करवाएं, और अपने जब डॉक्टर उनको बता दें कि यू आर यानी हेल्दी, तो आप उसके बाद अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं एक हेल्दी बीइंग की तरह। तो यानी ये ज़िंदगी भर आपके साथ नहीं रहती, बल्कि आप इसको शिकस्त दे सकते हैं। तो कोशिश कीजिए तमाम अपने सराउंडिंग्स में इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखने की, जो कि टीबी को बढ़ाने का बायस बन सकती है, और वो लोग जो जिनके इनिशियल सिम्टम्स आ रहे हैं वो लोग भी इसको सीरियसली लें और ज़रूर जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि पाकिस्तान में भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्लान जो है वो मौजूद है, तो ज़रूर से ज़रूर इस पर यानी इस सहूलत को हासिल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ तमाम लोग जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर करने की कोई ना कोई कोशिश हमारी जो है वो रायगा नहीं जाएगी, कोई ना कोई कोशिश जो है हमारी कामयाब ज़रूर होगी। तो इस दुआ के साथ इजाज़त लूँगी कि अपना रखेंगे बहुत ज़्यादा ख्याल, और हम सबको रखेंगे दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।